नमस्कार। आज हम जरा गहराई से समझते हैं कि भारत में कोई आम सा समझौता भी कानूनी तौर पर पक्का मतलब लागू करने लायक कैसे बनता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल। ये जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक वैध अनुबंध के जो जरूरी तत्व हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि किसी वादे को कोर्ट तक ले जाने लायक बनाने के लिए क्या-क्या मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। सही। और ये जानना क्यों जरूरी है। अरे सोचिए, एक पेन खरीदने से लेकर बड़े-बड़े बिजनेस डील्स तक ये सब पर असर डालता है। हाँ, हर जगह। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। अच्छा, सबसे बुनियादी सवाल, ये वैध अनुबंध आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा समझौता है जिसे कानून मानता है और जिसे जरूरत पड़ने पर अदालत में लागू करवाया जा सकता है। मतलब सिर्फ जुबानी बात नहीं। ये सिर्फ जुबानी बात से कहीं ज्यादा है। कानून इसके लिए एक पूरा ढांचा देता है। वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ये वादों को एक क्या कहते हैं, एक निश्चितता देता है, एक लीगल बैकिंग। ओके, तो इस ढांचे के पिलर्स क्या हैं? स्रोत बताते हैं, सबसे पहला और शायद सबसे साफ, प्रस्ताव और स्वीकृति, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। एक पार्टी प्रस्ताव रखती है, दूसरी पार्टी उसे ठीक वैसे ही बिना किसी बदलाव के स्वीकार कर लेती है। जैसे कोई कहे मैं ये बाइक 60,000 रुपए में बेचूंगा। हाँ, और दूसरा कहे हाँ, मुझे मंजूर है, मैं खरीदूंगा। एकदम साफ प्रस्ताव और बिना शर्त की स्वीकृति। ठीक है, प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति हो गई, पर इतना काफी है? नहीं, अगला कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है विधिपूर्ण प्रतिफल। मतलब कुछ लेन देन होना चाहिए जो कानूनी तौर पर मान्य हो। लेन देन जैसे? हाँ, जैसे आपके उदाहरण में बाइक के बदले वो 60,000 रुपए देना, ये प्रतिफल है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, कानून ये नहीं देखता कि जो कीमत तय हुई वो उस चीज के बराबर है या कम है। सच में? मतलब कीमत बराबर होना जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। बस इतना जरूरी है कि कुछ मूल्य का आदान प्रदान हो और वो कानूनी हो। ये पार्टियों की मर्जी है कि वो किस कीमत पर राजी होते हैं। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। तो प्रस्ताव, स्वीकृति, लेन देन, इसके बाद क्या नियत भी देखी जाती है? स्रोत में कानूनी संबंध बनाने का इरादा लिखा है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जो पार्टियां समझौता कर रही हैं, उनका इरादा वाकई में एक कानूनी रिश्ता बनाने का है। वो इसे गंभीरता से ले रही हैं। अच्छा, मतलब दोस्तों वाले मजाक या घरेलू वादे नहीं। बिल्कुल। ये इसे दोस्तों के बीच, मान लीजिए चाय पिलाने के वादे से अलग करता है। दो कंपनियों के बीच सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा उदाहरण है जहां ये इरादा साफ होता है। समझ गई। और जो लोग ये समझौता कर रहे हैं उनकी अपनी योग्यता, मतलब क्या हर कोई अनुबंध कर सकता है? स्रोत पक्षकारों की क्षमता की बात करते हैं। सही पकड़ा। इसका मतलब है कि समझौता करने वाले लोग कानूनी तौर पर सक्षम होने चाहिए, यानी वो वयस्क हो, 18 साल से ऊपर। उनका दिमाग स्वस्थ हो, मतलब वो समझ सकें कि वो क्या समझौता कर रहे हैं और कानून ने उन्हें किसी वजह से अयोग्य न ठहराया हो। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए, अगर कोई किसी 16 साल के बच्चे के साथ कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर ले तो वो मान्य नहीं होगा आमतौर पर। हाँ, जाहिर है। हालांकि इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे नाबालिग की जरूरत की चीजों के लिए अनुबंध, वो अलग बात है। ठीक है। और शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक, स्वतंत्र सहमति, मतलब बिना किसी दबाव के, कोई जोर जबरदस्ती या धोखा ना हो। बिल्कुल। सहमति पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर किसी से मान लीजिए बंदूक दिखाकर साइन करवाए गए तो वो चुक्ति मान्य नहीं होगा या रद्द से लगता है। हाँ, इसे कानून शून्य करणीय कहता है। मतलब जिस पार्टी के साथ जबरदस्ती या धोखा हुआ है वो चाहे तो उस अनुबंध को रद्द करवा सकती है। अच्छा, मतलब एक कैंसिल बटन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर वो बटन सिर्फ पीड़ित पार्टी ही दबा सकती है। जब तक वो नहीं दबाते तब तक अनुबंध चल सकता है। स्वतंत्र सहमति के बिना तो अनुबंध की नींव, समझिए, कमजोर है। ये बात समझ में आई। पर क्या होगा अगर अनुबंध का मकसद ही गलत हो? जैसे कोई चोरी का सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करे। वो अगला जरूरी तत्व है, विधिपूर्ण उद्देश्य। मतलब अनुबंध का जो लक्ष्य है वो कानूनी होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। तो चोरी के माल का सौदा? वो तो शुरू से ही शून्य है, मतलब गैर कानूनी। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यह सिद्धांत समाज में एक तरह से व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है।
और स्रोत ये भी कहते हैं कि समझौते की शर्तें एकदम साफ होनी चाहिए, निश्चितता। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें किसी दिन कुछ पैसे दूंगा, कितना, कब, ये तो बहुत अस्पष्ट है। सही कहा आपने। अस्पष्टता से बाद में सिर्फ झगड़े होते हैं। शर्तें इतनी पक्की और साफ होनी चाहिए कि उनका मतलब आसानी से निकाला जा सके। और काम मुमकिन भी होना चाहिए, संभावता। हाँ, वो भी जरूरी है। कोई ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर ला दूंगा या मैं जादू से खजाना ढूंढ दूंगा। ये असंभव काम है, तो इनका अनुबंध नहीं हो सकता। और कुछ समझौते ऐसे भी हैं जिन्हें कानून सीधे सीधे मना करता है। स्रोत में सट्टेबाजी के समझौतों का जिक्र है। बिल्कुल, कुछ समझौते ऐसे हैं जिन्हें कानून ने खुद ही शून्य घोषित कर दिया है, जैसे भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर सट्टेबाजी के समझौते। अच्छा। और आखिर में कुछ खास तरह के अनुबंधों के लिए कुछ उचित कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ सकती हैं। जैसे जमीन जायदाद के सौदे। हाँ, उनके लिए लिखित में होना, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प पेपर वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये सारी औपचारिकताएं सबूत का काम करती हैं और चीजों को साफ रखती हैं। तो देखिए, ये सारे तत्व, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, इरादा, क्षमता, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण उद्देश्य, निश्चितता, संभवता और जहां जरूरी हो औपचारिकताएं, इन सब का एक साथ होना जरूरी है। और अगर एक भी गायब हो तो वो समझौता या तो शून्य हो सकता है, मतलब कानूनी तौर पर बेकार, या शून्यकरणीय हो सकता है, यानी एक पार्टी उसे रद्द कर सकती है, या फिर अवैध भी हो सकता है अगर वो कानून के खिलाफ है। स्रोत में वो जो बाइक वाला उदाहरण था, वो अब एकदम साफ समझ आ रहा है। हाँ बताइए ना। 60,000 रुपए का प्रस्ताव, खरीदार की हाँ मतलब स्वीकृति, पैसे का लेन देन यानी प्रतिफल, फॉर्म पर साइन करना कानूनी इरादा दिखाता है, दोनों वयस्क और ठीक दिमाग के हैं यानी क्षमता है, कोई दबाव नहीं था तो स्वतंत्र सहमति, बाइक बेचना कानूनी है मतलब विधिपूर्ण उद्देश्य, शर्तें साफ है यानी निश्चितता, और शायद कागज वगैरह भी बने होंगे तो औपचारिकताएं भी पूरी। एकदम सही, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। सब कुछ फिट बैठता है। बिल्कुल। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे ये सारे तत्व मिलकर एक सुरक्षित और लागू करने लायक अनुबंध बनाते हैं। इससे दोनों पार्टियों को सुरक्षा और स्पष्टता मिलती है। तो निचोड़ ये है कि एक पक्का कानूनी अनुबंध सिर्फ एक यूं ही किया गया वादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से सोची समझी संरचना है जिसमें निष्पक्षता और जरूरत पड़ने पर उसे लागू करवाने के लिए ये सारे कानूनी तत्व होने ही चाहिए। सही कहा। इन नियमों को जानना वाकई जरूरी है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई छोटा मोटा समझौता ही क्यों ना कर रहे हों। तो फिर रोजमर्रा की बातचीत के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, खासकर आजकल जब हम इतनी चीजें ऑनलाइन करते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है यहाँ पर। सोचिए, हम रोज कितनी ही वेबसाइटों पर या एप्स में वो आई एग्री या मैं सहमत हूं वाला बटन क्लिक करते हैं। हाँ, रोज ही करते हैं। क्या वो सभी समझौते इन सारे कानूनी पैमानों पर हमेशा खरे उतरते हैं? क्या उनमें ये सारे तत्व मौजूद होते हैं? और अगर नहीं, तो जब कभी कोई गड़बड़ होती है तो हमारे पास असल में क्या कानूनी रास्ते बचते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारे वो डिजिटल क्लिक्स असल में कितने कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।